ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में, और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। आप सभी को पता है, हम डिकोड कर रहे हैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड, और जहां पर जरूरत हो मैं आपको फ्लो चार्ट ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आपके सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो सके, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए, अगर आप हमारे साथ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिकोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, कुछ चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम ही है इसका, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की क्या वैल्यू है हमारे बोर्ड के, इवन नीट के एग्जाम के लिए। मेनली मैं नीट के एग्जाम की बात करूंगा। जरा समझिए, इस चैप्टर से जनरली 2 to 3 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर। तो मैं कह सकता हूं आपको कि सर बहुत छोटा सा चैप्टर है, विद इन आवर आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो सोचो 1 घंटे में पढ़ करके तुम 8 मार्क्स के क्वेश्चन पा जाओगे नीट के एग्जाम में। इससे ज्यादा और यही क्या चाहिए, है ना? बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी कंडीशन बस इतनी सी है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर 2 पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहले कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए कुछ टॉपिक के नाम दिए गए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें उनसे बचने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। ठीक है, या बनाई गई हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, भैया सभी को पता है, जहां देखो वहां इंसान, इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही है ना? तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम जो कॉन्सेप्ट सुनते आए हैं बचपन से कि हम 2 हमारे 2, लेकिन सोसाइटी में दिखता नहीं, हम 2 हमारे 4, उनके 10 और उनके 20, ऐसा दिख रहा है ना? तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोका जा सके। ठीक है, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल, कि हम कैसे बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है। एमटीपी पढ़ेंगे मेरे बच्चों। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एबॉर्शन क्या होता है, कैसे होता है, और कब कब गवर्नमेंट इसको लीगल और कब कब इसको इलीगल कंसिडर करती है। ठीक है, और कब तक एबॉर्शन सेफ रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी एड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, गोनेरिया, सिफिलिस के बारे में पढ़ेंगे, है ना? और भी जो डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। क्या क्या टेक्निक है कि जिससे कि ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो मदर और फादर नहीं बन पा रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में कैसे पेरेंट बन सकते हैं, है ना? उस पर भी बात करेंगे। सारी टेक्निक आप सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेकर के इस चैप्टर की, है ना? शुरुआत करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, पहली ही लाइन बोलता है, यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इज फंक्शन इन चैप्टर 2। तो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। What do we understand by this term? The term simply refer to healthy reproductive organ with normal function. तो बोल क्या रहा है कि क्या जरूरत है हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जानने की। तो यहां पर वो एनसीईआरटी एक्सप्लेन भी करती है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऑर्गन जो हैं वो कैसे होने चाहिए और उनका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मतलब आप समझिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या फिर सेक्स एजुकेशन की, तो जैसे ही ये वर्ड आ जाता है ना सेक्स, वैसे ही लोगों के माइंड में अलग अलग ख्याल चल रहे होते हैं, है ना? कोई शर्मा रहा होता है, कहीं सोचता है कहाँ डूब मरे। भाई सिंपली आप मुझे एक चीज बता दो कि वो प्रोसेस जो हमारे स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, हमारे कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है, वो गलत तो है नहीं। प्राइवेट चीजें होती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये चीजें सबको नहीं पता है? पता है। तो उससे जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में भी तो पता होना चाहिए, कि जिससे आदमी ये समझ सके कि क्या करना है और कब कब करना है, कैसे कैसे करना है और क्या नहीं करना है ना? हमें अपने बच्चों को बताना ही पड़ेगा। बट सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो बच्चों को नहीं पता। अगर बच्चा उसका शिकार हो गया, उसको एड्स हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और एड्स स्प्रेड होने की जो एज है वो 15 से लेकर के 24 तक है, बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। ठीक है,
तो ज़्यादा अच्छा क्या है, हम अपनी सोसाइटी को हेल्दी बनाएं, बच्चों को सही गाइडेंस प्रोवाइड करें, है ना। फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में आपको पता है जनरली जब बच्चा पहली बार डेट पर जाता है, अगर पेरेंट्स को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वो बढ़िया बोलते हैं बेटा ये ड्रेस नहीं वो ड्रेस पहन के जा, ये ब्लेजर पहन के जा, टाई ऐसे लगाते हैं, फ्लावर ये लेना, खुद बैठने से पहले लेडी के लिए चेयर खींचना, है ना, उसको बैठाना फिर तुम बैठना। ये मैनर सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ पापा को पता चल जाए कि बच्चा जा रहा है किसी से मिलने, वहीं पहुंचेंगे लट्ठ लेकर के, हड्डियां चटका देंगे बच्चे की, है ना। चीजें हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द हम बात करें सोसाइटी में तो यही होता है, ठीक है। लेकिन जरूरत है हमें समझाने की बच्चों को क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत है, क्लियर है। और बाकी जो डिजीज वगैरह है उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर ये सारी चीजें दी गई हैं हमारे, हाँ हमारे बुक में दी गई हैं, समझेंगे उसको। चलिए देखते हैं। हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। बोला है बहुत बड़ा है ये सब, इस पे बातें करना बहुत ही बड़ा एरिया है। इसमें हमें दो चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी, एक तो इमोशनल, दूसरा क्या सोशल एस्पेक्ट, समाज इसके बारे में क्या सोचता है, और एक कोई इंडिविजुअल पर्सन इसके लिए इमोशनली कैसा है ना, दोनों पर हमें बात करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना मेरे बच्चों फुल फॉर्म आ गया WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहां से अंडरलाइन करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स व्हाट, अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब क्या क्या चीजें एकदम वेल होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। पहला, वो पर्सन फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, दूसरा इमोशनली हेल्दी होना चाहिए, फिर बिहेवियरल हेल्दी होना चाहिए, और सोशली भी वो हेल्दी होना चाहिए। मतलब क्या कि हम किसी भी पर्सन को हेल्दी तब कंसीडर करेंगे जब वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली हेल्दी हो। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, आप गए पैथोलॉजी सेंटर, आपने पूरा अपना MRI कराया, ब्लड टेस्ट करा लिए, यूरिन टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट करा लिए, अगर आप में कोई डिजीज नहीं आती है, कोई डिजीज डिटेक्ट नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार नहीं है। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप सोशली ठीक ना हो, सोशली फिट ना बैठते हो, आप इमोशनली फिट ना बैठते हो, है ना। बहुत सारे लोग सोसाइटी में होते हैं, जैसे आप उनसे बातें करो तो वो बड़े अकड़ के हमेशा बात कर रहे होते हैं, है ना, तो वो सोशली फिट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे लोग इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, जिनसे आप बड़े प्यार से बात करो वो बड़े अलग ही तरीके से बात करते हैं, तो लोग उनसे इंटरेक्ट करना नहीं चाहते। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखना 4 चीजों पर एनसीईआरटी कहती है भैया, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट पे वेलबींग होगा तभी हम उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy। ठीक है, देख रहे हो क्या बोल रहा है कि भैया हर एक चीज होनी चाहिए, वो फिजिकली भी उसके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल इमोशनल होना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर उसका होना चाहिए, इंट्रैक्शन भी नॉर्मल होना चाहिए उसका, हर एक चीज नॉर्मल होनी चाहिए, तभी हम उसे एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कंसिडर करेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, वाई इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकअप टू अचीव इट, लेट अस एग्जामिन देम। तो बोला ये जरूरी क्यों है, लोगों को समझना ये जरूरी क्यों है, सेक्स एजुकेशन जरूरी क्यों है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी क्यों है। देखिए मैं आपको बता दूं, जनरली एडोलसेंस की एज में अगर हम बात करें कि एक ऐसा बच्चा जो जनरली 11 से लेकर के 18 ईयर के बीच में जिसकी एज होती है, ऐसे बच्चों में हार्मोन का लेवल पीक पर होता है, और ऐसे बच्चों में लैक ऑफ नॉलेज होता है, उनके लिए हर एक चीज नहीं होती है ना। अब बच्चे को कुछ भी दिखेगा तो वो नया ही लगेगा, और बच्चे इस एज में बड़े पैसिनेट होते हैं, हाँ बहुत ही पैसिनेट होते हैं। जरा सा कहीं से कोई स्माइल करके निकल गया पड़ जाएंगे पीछे, और तब तक नहीं मानेंगे जब तक चप्पलें ना खा लें, अगले दिन चप्पल खाई फिर जाएंगे उसी के पीछे। ये आपने देखा होगा, कई बार ये इतना बढ़ जाता है कि नौबत आ जाती है हॉस्पिटल तक जाने की, FIR तक हो जाती है। कई बार आपने देखा है हमारे देश में ही, कभी कोई लड़का है, अगर सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कभी कोई लड़का है किसी लड़की को पसंद करता है, सिंपली लड़के ने जाके लड़की को प्रपोज किया, अब लड़की ने मना कर दिया, अगर नहीं पसंद तो मना कर देगा, लेकिन इस चीज को जो लड़का है वो अपने ईगो पर ले लेता है कई बार, और रिजल्टिंग होता क्या है, एसिड अटैक्स,
है ना, हाथापाई पे आ जाते हैं, फिजिकल एब्यूज किया जाता है, बोल करके उस लड़की को परेशान किया जाता है, ये चीजें होती। अब ये जो बिहेवियर उसका है, अगर उसी की सिस्टर के साथ कोई और कर रहा हो तो नहीं बोलेगा नहीं ये तो गलत है, फिर जो तू कर रहा है वो क्या था। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये बड़ी कॉमन सी प्रोसेस है, और जरूरी नहीं कि जिसको आप पसंद करें वो भी आपको पसंद करे। ये बिल्कुल सही है कि आपके मन में जो फीलिंग है आप किसी से कहिए, सामने वाले ने आपकी फीलिंग सुनी, आप भी सामने वाले की सुनिए, पसंद करता है तो ठीक है, नहीं पसंद करता तो घर जाइए, किसी और को ढूंढिए, क्या दिक्कत है। समझ पा रहे हैं आप, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन लोगों को जब नॉलेज नहीं होता तो फिर ईगो हर्ट हो जाता है, चीजों को वो मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, ये चीजें तो आइए समझते हैं इसके बारे में। इसके बारे में एनसीईआरटी बड़ी अच्छे पहलू रखती है। ठीक है, देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड व्हाट स्ट्रेटजीज। देखिए कुछ चीजों के बारे में बात करती है। देखिए, इंडिया वाज अमॉन्गेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो बोल रहा है कि इंडिया उन गिनी चुनी कंट्रियों में से कंट्री है जिन्होंने पहली बार नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग वगैरह स्टार्ट की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं हमें ये अचीव करना है, हम ये चीजें करेंगे, है ना। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे टेलीविजन में ऐड वगैरह दिए, बैनर लगाए, आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। ये सारे स्लोगन आपने देखे, उसका भी जिक्र है यहाँ पर। देखिए आगे क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रोग्राम कॉल्ड व्हाट फैमिली प्लानिंग। इन प्रोग्राम को क्या बोला गया, फैमिली प्लानिंग। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। वर इनिशिएटेड, इनिशिएटेड मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, स्टार्ट कब हुआ मेरे बच्चों, 1951 में। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उसके जस्ट 4 साल बाद ही हमको रियलाइज हो गया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट पहलू है। और सोचिए 1951 में ही फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, लोगों को जागरूक बनाया जा रहा था। और 1947 में मैं आपको बता दूं हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो थी 35 करोड़, 35 करोड़ थे हम, और आज 142 करोड़ हो गए हैं। यस, 142 करोड़। दुनिया इतने में सिर्फ 100 सालों में 3 गुना होती है, हम मात्र लगभग 60 सालों में 3 गुना हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। कैसे, रीजन हम जानेंगे। ठीक है, देखिए बस याद रखिएगा ये फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में, 1951 में। आगे देखिए बच्चों, एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड, इंप्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर यहां पर देखिए वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज ऑफ currently in operating under the popular name रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और यही जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, जो फैमिली प्लानिंग है, ये किसके अंडर आजकल काम कर रहा है मेरे बच्चों, याद रखेंगे आरसीएच के अंदर। आरसीएच का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था ये, इसके अंदर ही काम करती है फैमिली प्लानिंग। आगे देखिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस, इनका काम क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these program। तो बोल क्या रहा है कि लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना, और लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिससे कि वो फैमिली प्लानिंग कर सके, हेल्प कर सके। पता चले कि आप बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं कि भैया पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, बट मार्केट में अगर कॉन्डम ही अवेलेबल ना हो तो लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। समझ पा रहे हैं, तो हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कई लोग तो बहुत सारी चीजें हैं, नाम लेने में भी शर्माते हैं, ठीक है, और जाके केमिस्ट की दुकान पे बड़े धीरे से बोलते हैं भैया कॉन्डम है। तुम अगर बोलने में शर्मा रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है, तो 9 महीने बाद जो बोलेगा पूरा मोहल्ला सुनेगा। हाँ, तो जरूरी है कि आप बोल लें। कॉमन सी चीजें हैं, टेलीविजन पे ऐड आता है, सभी लोग प्रमोट करते हैं कि भाई जरूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करें, नहीं करेंगे तो हो सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए, आपको एड्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और केमिस्ट से बोलने में क्या, वो तो डिस्प्ले करके रखता है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमें बड़ी शर्म आती है, हम बहुत शर्मीले हैं सर। शर्मीले इतने हैं तो हमारी पॉपुलेशन इतनी है, और थोड़ा बेशरम होते तो क्या कितनी होती है हमारी पॉपुलेशन। क्या बोलें सर, है ना, मैं तो यही कहता हूं कि हम शर्मीले हैं तो हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है, थोड़ा बेशरम होते तो क्या करते, तबाही मचा देते सर, तबाही, है ना।
चलो देखो बच्चों आगे। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects। बोला है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर के टेलीविजन में ऐड चलाते थे, रेडियो पे ऐड चलाते थे, ठीक है। पहले ये सब आता था, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो दोनों ने सबको एजुकेट किया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, कुछ प्राइवेट एजेंसियां भी थी। पेरेंट्स, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. Introduction of sex education in a school should also be encouraged to provide the right information to the young so as to discourage children from believing in myth and having misconception about sex related aspects। तो बोल क्या रहा है भाई, आपके रिलेटिव को, आपके फ्रेंड को, आपके पेरेंट्स को, है ना, आपको एजुकेट करना चाहिए सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से। इवन आपके स्कूल को, आपके टीचर को आपको बताना चाहिए सेक्स एजुकेशन के बारे में, है ना। ये मैं नहीं कर रहा, मैं तो पहले ही बता रहा था कि जरूरी है पढ़ाना, ठीक है। एनसीईआरटी भी कहती है, गवर्नमेंट भी हमारी कहती है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी बार ये किया जाता है। और एड्स भी इतने ऐसे वाहियात टाइप के चलाए जाते हैं। आप सोचिए, हम और आप क्रिकेट देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अचानक से कॉन्डम का ऐड हो गया, है ना। कॉन्डम का अगर ऐड आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, पेरेंट्स उधर देख रहे हैं, मुंडी ऐसे नीचे जमीन में धंसा लेते हैं कि भाई अरे यार क्या आ गया। जब ऐड चला जाता है तो हाँ अब ठीक है, अब मतलब क्या ही बताएं, है ना। सभी के साथ ये ऑकवर्ड सा मोमेंट आता है, लेकिन जरूरी है जानना, ठीक है। चलिए, मेरा मानना है थोड़ा सा और इन सारी चीज़ों को जो है, जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस पर सेशंस होनी चाहिए। हर स्पेशली सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड सेशन होना चाहिए हर एक स्कूल और कॉलेज में, एटलीस्ट 2 मंथ पे या 1 मंथ पे होना चाहिए। और 100% बच्चों की अटेंडेंस चाहिए होती है ना। ऐसा गवर्नमेंट को लगाना चाहिए कंपलसरी, तभी बच्चे समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। और उनके बिहेवियर जो डेवलपमेंट होता है उस पर भी क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए, आजकल 9-10 साल के बच्चे काफ़ी तेज़ हैं, ठीक है, तो उनकी भी क्लास होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि अच्छे लोग बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एक्सेट्रा वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलसेंस एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। तो बोल रहा है कि जितने भी एडोलसेंस की एज के हैं बच्चे, जैसे जो आपकी एज के हैं, है ना, मैंने आपको बताया कि 18 ईयर तक, है ना, 11 से 18 ईयर के बच्चे, इनको बहुत ज़रूरी है कि इनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सेफ चीज़ें क्या हैं आपके लिए, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवली आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, अपनी हाइजीन को, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें हाइजीनिक रख सकते हैं आप, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आगे देखिए बच्चा, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट available birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for male and female child, etc. very very important। चलिए समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, इससे और क्या होना चाहिए। बोल रहा है कि लोगों को बताना चाहिए, स्पेशली किसको, फर्टाइल कपल को, है ना, कि भैया बच्चे कम पैदा करना तो ठीक है। स्पेशली उन लोगों को जो कि मैरिजेबल एज के ग्रुप में है, यानी 18 से लेकर के, फीमेल की मैरिज एज कितनी होती है 18 ईयर, मेल की कितनी होती है 21 ईयर, है ना। यानी गवर्नमेंट को भी पता है लड़कियों में अकल पहले आ जाती है, लड़कों में 3 साल बाद आती है ना। तो लोगों को बताना है कि भाई मैरिज जो है वो सही टाइम पे करिए, समय से पहले मत करिए, ठीक है। अदरवाइज बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। वैसे भी मुंबई लोकल में काफ़ी भीड़ है। अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन मतलब आपको कॉन्डम के बारे में बताना, कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं उनके बारे में बताना, ठीक है। स्टरलाइजेशन का मेथड जो होता है उसके बारे में बताना, ये सारी चीज़ें। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर, यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी केयरिंग कैसे की जा सकती है, माँ और बच्चे दोनों को सही सलामत कैसे रखा जा सकता है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, पोस्ट मतलब क्या था, आफ्टर, नेटल मतलब क्या था, बर्थ, नेटलिटी मतलब क्या था, बर्थ। तो जन्म देने के बाद मदर की केयरिंग कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी आपको बताया जाना चाहिए। और चिल्ड्रेन,
आफ्टर बर्थ चिल्ड्रन की कैसे केयरिंग करनी चाहिए उसके बारे में भी बताया जाना चाहिए, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों पिलाना चाहिए ये भी जरूरी है जानना। ठीक है, आगे देखिए क्या कहती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, यानी लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं, ये बताना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं सर लड़के और लड़कियां बराबर है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। हाँ, गर्ल्स आर मोर टैलेंटेड देन मेल, जरूरी है समझना आपको। आप देख लीजिए अपनी फैमिली में अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो हमसे ज़्यादा काम करती हैं, हमसे ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर पाती हैं। मैनेजमेंट आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द केस में आप पाएंगे फीमेल के पास होता है। मम्मी को हर एक चीज़ पता है भाई, हर एक चीज़ पता है। उनको पता है कि तुम्हारे सॉक्स किधर है, तुम्हारा टिफिन का डब्बा किधर है, उनको पता है तुम्हारे कपड़े धुले हैं या नहीं धुले, कौन सा कपड़ा धुला है तो कहाँ पे रखा गया है, हर एक चीज़। तुम्हारा ही नहीं सबका पता है, पापा का भी पता है, भाई का भी पता है, बहन का भी, हर एक चीज़ पता है, किसने दवाई खाई किसने नहीं खाई, कौन से रिलेटिव ने कब फ़ोन किया था, क्या बोला, सब पता है। मम्मी को सब पता है। हाँ, नेचर नहीं नवाजा है सर, है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ फीमेल ग्रेट होती हैं, उनकी कंपैरिजन तो है ही नहीं सर, है ना। इक्वालिटी की तो बातें ही क्या करें। आगे देखिए, वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियसनेस हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज। डिजायर्ड साइज मतलब वही हम दो, हमारे तो छोटी से छोटी फैमिली हो, है ना, एक या दो ही बच्चे हों तो ज़्यादा बेटर है ना। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जिसकी मैंने बात की आपको। ठीक है, हम लोगों को बताना चाहिए कि भाई पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंटेशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ फूड जो है उनकी कमी भी हो रही है, साथ ही साथ लोगों के पास जब जॉब नहीं रहेगी तो वो लड़ेंगे मरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, है ना, एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, टेंशन ज़्यादा पड़ेगा, डिजीज ज़्यादा होगी, हेडेक ज़्यादा होगा, ये सब प्रेशर कहाँ जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर है। लगभग हर 10 साल में हम 20 करोड़ लोग पैदा कर देते हैं इंडियन, यस। बहुत सारी दुनिया में ऐसी कंट्री हैं जिनकी ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं है। पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, इतनी पॉपुलेशन पूरी पाकिस्तान की नहीं है जितना हम 10 साल में पैदा कर देते हैं, उससे ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, आप पढ़ेंगे देखिएगा सर, है ना। आगे देखिए, नीड टू बी क्रिएट इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाई बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। तो ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों पर बात करें, जो चाइल्ड एब्यूज़ है या फिर सेक्सुअल एब्यूज़ है, इन सारे पहलुओं पर बात करें, समझें और इन सारी चीज़ों पर रोक लगाएं। क्लियर है मेरे बच्चों, और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप करें। आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या मेरे बच्चों, मटेरियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल in reproduction related problem like pregnancy, delivery, STDs का फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शन, कंट्रासेप्शन एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, है ना। इन सारी चीज़ों में अगर आपके पास मेडिकल प्रेजेंट है, आपके पास आसपास दवाएं प्रेजेंट है, आपके आसपास डॉक्टर्स प्रेजेंट है, आपके आसपास एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल प्रेजेंट है, तो इन सारी प्रॉब्लम के साथ आप टैकल कर सकते हैं। पता चले आपने लोगों को एजुकेट कर दिया, है ना, बता दिया कि भाई ये डिजीज़ होती है, ऐसे होती है, अगर हो जाए तो किसके पास जाना है और इससे बचने का तरीका क्या है। अगर पता चले कि किसी पर्सन को वो पर्टिकुलर डिजीज़ हो गई, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, अब उसे लग रहा है कि हाँ ये डिजीज़ मुझे हो सकती है, लेकिन अब हॉस्पिटल ही नहीं है ना, हॉस्पिटल ही नहीं है तो जाएगा कहाँ पे, वो तो मर जाएगा। या पता चले सिर्फ हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर ही नहीं है, तो एक्सपर्ट की तो जरूरत पड़ेगी। अब पता चले हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर भी है, बट मेडिसिन नहीं है, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, याद रखिएगा। ठीक है, और इनफर्टिलिटी में भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, implementation of better technique and new strategies from time to time also requires to provide more efficient care and assistance to people। ठीक है, बोल रहा है कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं,
चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं उसे और एडवांस बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमनियोसेंटेसिस पर क्या कर दिया गया, हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया। सवाल ये है, बस यहीं से क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। यहां पर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना करके समझा देता हूं, रुकिए, कहां पर बनाया जा सकता है, यहां पर। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस है क्या, देखिए मैं लिखता हूं, जस्ट अ सेकेंड मेरे बच्चों। हाँ, हो गया। देखिए, एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसके बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। ये एक प्री नेटल प्रोसीजर है। क्या है मेरे बच्चों, प्री नेटल प्रोसीजर टू कंफर्म सेक्स ऑफ फिटस, है ना। और क्या मेरे बच्चों, क्रोमोसोमल एबरेशन क्रोमोसोमल एबरेशन के साथ साथ और क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं सर, जेनेटिक डिजीज, है ना। 3 चीजें हम जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने प्रीनेटल का मतलब क्या हुआ, जन्म से पहले ही, बच्चे के जन्म लेने से पहले ही आपने अगर ये एमनियोसेंटेसिस कराया, तो आप बता सकते हैं कि जो बेबी है उसका सेक्स क्या है, वो लड़का है या फिर लड़की, है ना। सेक्स ऑफ द फीटस यानी लड़का है या लड़की, आप ये बता सकते हैं जन्म से पहले। दूसरा, आप बता सकते हैं कि जो लड़का है लड़की, उसमें क्रोमोसोम का पैटर्न क्या है। थर्ड थिंग्स, आप ये भी बता सकते हैं कि उसके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है मेरे बच्चों बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ के मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी 1-2 के ही नाम लिखती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सारे नाम लिखने की। ठीक है, और यही आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने को मिल जाते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जैसे मेरे बच्चों आपने नाम सुन रखा होगा डाउन्स सिंड्रोम, है ना। डाउन सिंड्रोम ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद आपने सुन रखा होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, है ना, सिंड्रोम। और आपने सुन रखा होगा हीमोफीलिया, है ना, हीमोफीलिया। और आपने सुन रखा होगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। आपने सुन रखा होगा कलर ब्लाइंडनेस, है ना। ऐसे थैलासीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया, ये सब जेनेटिक डिजीजेस हैं। तो जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं उन सभी को आप स्टडी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कब परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, कब आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म विद इन 14 to 16 वीक, है ना, वीक ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। और क्या मेरे बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड को एज अ सैंपल आपको लेना पड़ता है। ठीक है, टेक एमनियोटिक फ्लूइड एज सैंपल। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को एज आपको सैंपल लेना पड़ता है। ठीक है, काफी गर्मी बढ़ गई है, चलो ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड ये वही फ्लूइड है जो जनरली, जिसमें बेबी हमारा क्या करता था, फ्लोट करता था, तैरता था, है ना। मैंने आपको पढ़ाया है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो उसको एज अ सैंपल लेते हैं, याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, ये एमनियोसेंटेसिस होती है मेरे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोला है। एमनियोसेंटेसिस को हम क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि ये एक इलीगल प्रोसीजर है। आगे देखिए, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग द मेनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, है ना। मेनेक या फिर मेनेस क्या होता है मेरे बच्चों, जनरली इसका मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना। दुर्भाग्य है कि फीमेल फीटिसाइड की जाती थी। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले ये होता था सबको लड़का चाहिए था, लड़कियां किसी को नहीं चाहिए थी, है ना। तो लोग क्या करते थे, एमनियोसेंटेसिस करा लेते थे या फिर अल्ट्रासाउंड करा लेते थे 3rd मंथ में, है ना। 3rd मंथ में अल्ट्रासाउंड करा लेते थे, जिससे पता चल जाता था कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती थी तो कई बार लोग एबॉर्शन करा देते थे, है ना, जिसे हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पर चला। लेकिन इसे रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया, अल्ट्रासाउंड में लोगों को ये निर्देश दिए, सभी डॉक्टर्स को, कि आप सेक्स ऑफ द फीटस रिवील नहीं कर सकते। इसीलिए आप अल्ट्रासाउंड में नीचे देखेंगे
ये लिखा होता है कि सेक्स ऑफ द फीटस नॉट रिवील, हाँ लिखा होता है, आप देखिएगा वहां पे, ठीक है। चलिए, फीमेल फीटिसाइड, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कंसर्न कनेक्शन। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, यहां पर देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल, है ना, फीटल की सेल उसमें होती हैं तो वहां से ले लेंगे और उसे एनालाइज करके बता देते हैं हम सेक्स ऑफ द फीटस क्या है, या जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, या क्रोमोसोमल एबरेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। एनालाइज फीटल सेल एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए, सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और भी मैंने आपको बताया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वगैरह, टर्नर सिंड्रोम भी होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटस, है ना, और हम उस फिटस की सर्वाइबिलिटी को भी जान सकते हैं कि ये क्या बच्चा सर्वाइव करेगा भी या नहीं करेगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे देखिए मेरे बच्चों क्या कहता है, आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, एक नया कलर ले लेते हैं, हाँ यहां पर देखिए, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones। तो बोल रहा है कि जो हमने ये सारी स्टडीज़ की है ना, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने मिल करके, तो हमें ये पता चला कि कुछ जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें नहीं उसे बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे हम आगे लोगों की हेल्प कर सकें। डू यू नो that Saheli, very important, a new oral contraceptive for the female was developed। किसके थ्रू डेवलप की गई थी, CDRI, सहेली एक कंट्रासेप्टिव मेथड है ना, कंट्रासेप्टिव ओरल पिल है मेरे बच्चों, याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। डेवलप की गई थी बाई, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। कहां का था मेरे बच्चों बताइए, ये लखनऊ का था मेरे बच्चों, कहाँ का था, लखनऊ इंडिया, ये याद रखना। तो सहेली से जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे देता हूं यहाँ पे, सहेली से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, सहेली क्या है, सहेली एक फ्लो चार्ट देते हैं आपको, ये एक नॉन हार्मोनल है ना, या हम बोले नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव सेप्टिव पिल होती है मेरे बच्चों, पिल मतलब टैबलेट, है ना, नॉन हार्मोनल यानी नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है, अच्छा स्टेरॉयडल, क्लियर है, अच्छा, और इसको हम वंस अ वीक पिल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, वंस अ वीक पिल, यानी हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको खानी पड़ती है, और साथ ही साथ इसमें जो सॉल्ट होता है, जो साल्ट होता है वो क्या है मेरे बच्चों, इसका सॉल्ट जो है वो है सेंट क्रोमेन, सेंट क्रोमेन, क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करता क्या है, ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर, एंड प्रिवेंट मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम को बनने से रोक देगा, याद रखना, प्रिवेंट करेगा इंडोमेट्रियम बनने से, क्योंकि पीरियड्स जब आते हैं तो इंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, और फिर से इंडोमेट्रियम इसलिए बनाया जाता है कि प्रेगनेंसी हो सके, लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, इंडोमेट्रियम को बनने ही नहीं देगा, है ना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर जब तक आएंगे नहीं, बनेंगे नहीं, तब तक इंडोमेट्रियम बनेगा नहीं, ठीक है, तो ये इसको रोक देता है। अच्छा, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं लिखता हूं, ओवुलेशन अकर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवुलेशन अकर्स बट प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेगा मेरे बच्चों, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, क्यों, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम तो बना ही नहीं, जब इंडोमेट्रियम बना ही नहीं तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, देखा मेरे बच्चों, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो इसका आप एक फ्लो चार्ट हमने आपको बनाकर दे दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैंने दिया है आपको, लेकिन ज़रूरी है आपके लिए जानना। आगे देखिए, CDRI ने बनाया था इसे, ये भी पॉइंट ऐड कर लेते हैं, है ना, ये भी पॉइंट ऐड कर लेते हैं। फॉर्म बाय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। CDRI क्या है मेरे बच्चों? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? लखनऊ में, है ना, लखनऊ, इंडिया। क्लियर है? यहां पर इसको बनाया गया था। क्लियर है? इस चीज को आप याद रखें। ले लीजिए फ्लो चार्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए आगे क्या कहता है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decrease maternal and infant mortality rate, increase number of couple with small family, better detection and cure of STDs, and overall increase medical facility for all sex related problem etc. All the indicator improve reproductive health of the society। तो बोल रहा है कि ये सब जो हमने चलाया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमने क्या क्या अचीव किया मेरे बच्चों। इसने बोला कि हमने इंक्रीज कर दिया क्या? नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेंट डिलीवरी, यानी हम लोगों को एजुकेट कर पाए कि भैया जब डिलीवरी होने वाली हो तो आप क्या करिए, हॉस्पिटल में ही जाइए। कि कोई भी अगर ऐसा केस बनता है जिसे प्रॉब्लम हो जाए तो आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको वो फैसिलिटी मिल सकती है, पहली चीज। दूसरा, बेटर पोस्ट नेटल केयर, है ना। बेटर पोस्ट नेटल केयर मतलब जन्म के बाद कैसे केयरिंग करनी चाहिए, बच्चे को क्या जरूरी है, क्या क्या खिलाना पिलाना चाहिए, जो मदर है उसको क्या क्या खिलाना पिलाना चाहिए, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड ज्यादा हो जाता है, फीमेल वीक हो जाती है ना, तो उसको क्या क्या जरूरत की चीजें देनी चाहिए, ये हमने लोगों को बताया। जिसकी वजह से क्या हुआ? डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है समझिएगा। नेटैलिटी, याद रखिए, नेटैलिटी क्या होता है? नेटैलिटी मतलब होता है मेरे बच्चों बर्थ, है ना। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? डेथ। यानी जन्म के बाद कुछ मदर की डेथ हो जाया करती थी, उसे बोलते थे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जन्म के बाद कुछ बच्चों की डेथ हो जाया करती थी, उसे बोलते थे नेटल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इन दोनों चीजों को हमने कम किया। क्यों? क्योंकि हमने लोगों को सजेस्ट किया कि भैया जब डिलीवरी होनी हो तो आप हॉस्पिटल जाइए, वहां पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें कमी आई। ठीक है, और क्या किया? इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिली, यानी हम लोगों को ये समझाने में कुछ हद तक सफल रहे कि भैया लड़के और लड़की एक बराबर होते हैं, है ना। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकते हैं, लड़के जॉब कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं। नीट लड़के भी टॉप कर सकते हैं, लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। इवन मैं आपको बताऊं, मैं जब क्लासेस में पढ़ाने जाता हूं, मोस्ट ऑफ द केस में गर्ल्स दिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मेडिकल में लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक बहुत ही बड़ा काम है ना, और जिम्मेदारी का काम है, और जिम्मेदारी देश की लड़कियां निभा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और हमने क्या किया? बेटर डिटेक्शन ऑफ एसटीडीज एंड क्योर, है ना। हमने एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं, उनको बहुत आसानी से हमने डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनकी केयर भी की हमने। आगे देखिए, ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और सारी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमने क्या किया? मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव किया, लोगों को दिया। ठीक है, अब आगे ओवरऑल क्या हुआ? ऑल इंडिकेटर इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या हुआ? सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ गई। बस एक चीज रह गई, पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल कर पाए अभी भी, है ना, लेकिन उस पर काम चल रहा है। बस इंडियन थोड़ा सा मान जाए तो, है ना। एक बार लोग आई थिंक पार्लियामेंट में एक बार ये सवाल उठा था कि 2 से ज़्यादा जिसके पास बच्चे होंगे तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, बाकी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आएगी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। और यूं हुआ कि सर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने पास होने ही नहीं दिया। आप पूछेंगे सर बात तो सही, अच्छा क्या नहीं होने दिया? भाई कैसे होने दें? उनके खुद के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, किसी के 8-8 बच्चे हैं, कैसे होने देंगे? वो अपने खिलाफ बनने देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, बड़ी कमाल की चीज़ें हैं कुछ, है ना, आप जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जानी चाहिए, कब कितनी पॉपुलेशन थी, और बाकी सारी चीज़ें कंट्रासेप्टिव मेथड के भी बारे में जानेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।